अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों से कुछ क्वेश्चन्स आ रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़िनलैंड की सॉफ्ट पॉलिसीज़ आई हैं, तो जिसकी वजह से फ़िनलैंड जाना चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट की सद्दाम से कि सद्दाम हमें टाइम दें, तो बहुत शुक्रिया सद्दाम, आपने आज आपने हमें टाइम दिया। तो हम डिस्कस करेंगे कि फ़िनलैंड की पॉलिसीज़ क्या हैं और यूके की पॉलिसीज़ क्या हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स डिसाइड करना चाह रहे हैं, उनको आसानी हो कि उन्हें फ़िनलैंड को चूज़ करना चाहिए, यूके को ही चूज़ करना चाहिए। सद्दाम ने माशाल्लाह 2020 में यूके आए थे ये मास्टर करने के लिए, उन्होंने मास्टर कंप्लीट किया और अब माशाल्लाह ये अपनी ही प्रोफ़ेशन में, अपनी स्टडी के रिलेटेड फ़ील्ड में ही जॉब कर रहे हैं, जिससे इनको आगे इंशाल्लाह वीज़े में आसानी हो जाएगी और आगे सेटलमेंट या नेशनैलिटी की तरफ चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। तो इसलिए सद्दाम राइट कैंडिडेट थे कि उनसे पूछा जाए कि यहाँ पे यूके में ज़िंदगी कैसी होती है स्टूडेंट्स की और वो कैसे सर्वाइव तो डेफ़िनिटली करते ही हैं, ताकि वो अपने आप को मैनेज कर सकें, लेकिन इन द एंड अपने आप को सेटल कैसे करेंगे? क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे बाहर कंट्रीज़ में आता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि नेशनैलिटी ले और अपने आप को सिक्योर करे। तो अस्सलाम वालेकुम सद्दाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नवाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, हम उनको गाइड करें, क्योंकि 100 में से 99 स्टूडेंट्स की तो यही प्रेफ़रेंस होती है कि वो बाहर आके स्टडी करें, उनके पास बाहर की डिग्री हो। फिर फर्दर ये उनके ऊपर है कि वो यहाँ स्टडी मतलब कि जॉब कैरी करना चाह रहे हैं या वापस पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के हालात अब कुछ ऐसे आ रहे हैं। हमारी दुआ है बिल्कुल। अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करे, जी, लेकिन बिल्कुल। हर किसी की अब यही ख्वाहिश है कि यहीं आए, यहीं सेटल हो, यहीं जॉब करे। तो बिल्कुल, कुछ चैलेंजेस होते हैं हर एक के लिए। ऑफ बिल्कुल। कोर्स उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा आपको, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। बिल्कुल, सही कहा आपने, सही कहा। अब थोड़ा जनरल बात करें, जैसे मैं फ़िनलैंड की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँगा, आप यूके से, ताकि कंपेयर कर लें स्टूडेंट्स कि जी, क्योंकि जी। हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक की लाइफ डिफरेंट हो सकती है, तो वो खुद देख लेगा कि उसके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं, फ़िनलैंड ठीक है या यूके, तो वो उसको डिसाइड करने में आसानी होगी। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर रहने का मेन मकसद ये होता है कि नेशनैलिटी और सेटलमेंट या पीआर, जिसे हम परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। फ़िनलैंड में ये है कि अब आपने 4 साल पूरे करने हैं। जब आप स्टूडेंट आए, उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का मास्टर कंप्लीट करेंगे, फिर 2 साल में आप जॉब करेंगे। तकरीबन 1300 यूरो की पर मंथ की आपने जॉब हासिल करनी है। वो प्रोफ़ेशनल जॉब ना भी हो, स्टडी रिलेटेड नहीं भी होनी चाहिए। चाहे रेस्टोरेंट की जॉब हो, आप मैकडॉनल्ड पे काम कर लें, बर्गर किंग पे काम कर लें, किसी भी रेस्टोरेंट पे, किसी सफाई कंपनी में काम करके ऑलमोस्ट 1300 यूरो कमाए पर मंथ। उस पे आपने 4 साल पूरे करके, मतलब स्टडी का इंक्लूड करके, यानी कि जिस टाइम से आपने लैंड किया, उससे समझिए कि आपका पीरियड काउंट हो गया। 4 साल बाद पीआर मिल जाएगी और आपने 1 साल और उसमें ऐड कर लें, 5 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी और नेशनैलिटी के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पीआर के लिए नहीं है। अब आप सदाम बता दें कि यूके में क्या है, कैसे लोग सेटल होते हैं और क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? थोड़ा-सा अगर ब्रीफ गाइड कर सकें। अ, वेल जो यूके है, इसमें थोड़ी-सी पॉलिसीज़ माइनर सी डिफरेंस है। वो इस तरह के, अगर तो एज़ अ स्टूडेंट शुरू से बात कर लेते हैं। एज़ अ स्टूडेंट अगर बंदा आ रहा है, तो उसके जो पहला 1 साल या 2 साल स्टडी के हैं, वो उसकी पीआर में काउंट नहीं होते, ठीक है? ठीक है, उसके बाद वो अप्लाई करता है पीएसडब्ल्यू। ठीक है अगर जी। इन केस उसे स्टडी में ही कोई अच्छी जॉब मिल जाती है या कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा छोटा-मोटा लोकल भी काम है जिसमें वो तैयार हो जाते हैं कि हम इस बंदे को स्पॉन्सर करते हैं, तो फिर यूके की ये भी रिक्वायरमेंट है कि उसको स्टडी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ओके, डायरेक्टली अपने टायर 2 वीज़े पे जा सकता है। जब बंदा टायर 2 वीज़े पे जाता है, वहाँ से उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है पीआर के लिए। ये अगर ओके, कोई बंदा आ रहा है स्टडी पे, उसके लिए तो ये है। अगर बंदा वर्क वीज़े पे आ रहा है, तो उसका वहीं से साल जो है उसका स्टार्ट हो जाता है, जब वो यहाँ पाँव रखता है पहला। आप बात कर रहे हैं कि प्रोफ़ेशनल जॉब की। डेफ़िनेटली अगर आपके पास प्रोफ़ेशनल जॉब है, तो आपकी लाइफ़ इधर बेहतर है। लाइफ़स्टाइल, उसके अलावा इनकम, फिर और भी कुछ मामलात हैं जिसमें फ़र्दर जो है उसके अपने क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं एक्सपेंडिचर, ये वो वग़ैरह ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें वैसे गवर्नमेंट की कोई ये रिक्वायरमेंट ख़ास नहीं है। मसलन अगर यहाँ कोई स्टूडेंट आया है, वो रेस्टोरेंट पे लग गया है काम, अगर उस रेस्टोरेंट के पास ये लाइसेंस है कि स्पॉन्सर करने का, ठीक है?
वो हमारे होम ऑफिस है, वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम्म, बेसिकली क्या है, कोई ऐसा आपका कारोबार है जिसमें आपके पास लाइसेंस है कि हम बंदा बाहर से हम्म, मंगवा सकते हैं, तो फिर हम्म, वो बस उसको वहाँ जॉब करनी होगी। वहाँ का हम्म, ओनर जो है उससे पूछना होगा, अगर वो उसे लेटर दे हम्म, देता है तो वो लेटर जमा करवाएगा होम ऑफिस में, तो हम्म, उसके बाद उसका 2.5 साल का, 3 साल का या 5 साल का वीजा लग के आ हम्म, जाता है। ये रिक्वायरमेंट है यूके की। बाकी हम्म। 1300 होनी लेकिन चाहिए, टाइम फ्रेम 2000। इसमें कोई है? जब आपने जैसे वर्क पीरियड से आप ठीक है वर्क वीजे पे आ जाएंगे, वर्क वीजे से ऑनवर्ड कितने साल पूरे करें तो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी? मिनिमम क्या आप पक्का यूके में रह सकते हैं? मिनिमम 5 इयर्स, 5 इयर्स लगेंगे? कम से कम 5 इयर्स उसको एज अ वर्किंग वीजा गुजारना पड़ेगा। हम्म, और उसके बाद जो है, अगर फर्ज करें वो बंदा कहता है, जिसको स्पॉन्सर कर रहा था, कि मैं फर्दर हम्म, आपको नहीं लेकर जाना चाह रहा हूँ, अगर तो वो हम्म, 5 साल उसके ऊपर मुकम्मल कर लेता है, तो फिर उसको हम्म, उस बंदे की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही फिर हम्म, पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है यूके के होम हम्म, ऑफिस में। ये ठीक है। वाली। तो मोस्टली जैसे अभी मुझे पिछले दिनों कॉल आई थी कि यूके से एक बंदा था वहां पे, वो उबर या क्रीम कर रहा है और अर्निंग ठीक है, मैनेज कर रहा है, अपनी फीस भी निकाल रहा है, लेकिन वो कह रहा था मैं फिनलैंड आना चाहता हूँ। तो क्या आपने वहां स्टोरीज देखी हैं अपने इर्द गिर्द? आपकी तो माशाल्लाह प्रोफेशनल जॉब होगी, आपके जी इर्द जी गिर्द डेफिनेटली आप स्टोरीज सुनते होंगे, लोग आते हैं स्ट्रगल करते हैं। कहाँ पे चीजें थोड़ी सी लगता है प्रॉब्लमेटिक होती है, फंसती हैं, जिसकी वजह से जी लोग जी डीप ट्रैक हो जाते हैं या लोग कामयाब भी नहीं पा पाते? व्हाट्स द जी जी रीजन जी और कैसे लोग उस पे काम करें? एक्चुअली रीजन अभी आप बता रहे हैं कि हुँ, उसने उबर क्रीम की, पैसे भी अच्छे। अब उबर इधर दो चीजें, दो तरह की हुँ, है। एक तो या तो जी, वो टैक्सी कर रहा है, या फिर हुँ, ये पिज्जा हुँ, डिलीवरी वगैरह कर रहा है। पिज्जा ठीक है। डिलीवरी में तो इतने पैसे नहीं बनते, वो तो हुँ, आपकी बस लाइफ सर्कल ही आपका चलना है। ठीक है, हुँ, अगर हुँ, उबर कर रहा है, उबर टैक्सी कर रहा है, तो हुँ, उसमें पैसे आपके अच्छे बन जाते हैं, आप 5000 को भी टच कर लेते हैं पर मंथ। ठीक है, हुँ, तो मेरा नहीं ख्याल जो इधर उबर करते हैं, टैक्सी करते हैं, वो तो उधर जाते हैं, क्योंकि उनकी इधर अच्छी खासी इनकम है, और साल के बाद इतना उसपे ज्यादा। वो पीआर या सेटलमेंट या नेशनलिटी की तरफ जा सकते हैं या नहीं, नहीं? नहीं जा सकता। शायद यही एक रीज़न है, फिर वो कहता होगा मैं अ, कमा तो रहा हूँ, तो फिर मैं सेटल कब होऊँगा, नेशनलिटी कब लूँगा? नहीं नहीं, वो बेसिकली ये आपको पहले देखना होगा कि वो बंदा आया किस वीजे पे था। हुँ, अगर तो वो हुँ, स्टूडेंट आया था, फिर तो उसके हुँ, लिए कोई चांस नहीं है। अगर वो बिजनेस वीजे पे आया था, फिर भी उसके लिए चांस नहीं है, क्योंकि हुँ, बिजनेस हुँ, वीजे में आपको ये बताना होता है कि ये मेरा बिजनेस है, इसका मैं हुँ, मतलब ओनर हूँ, मैंने इतने हुँ, इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसमें ये हुँ। उबर टैक्सी या नहीं आता। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली यूके आते हैं, आके मेहनत भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि डिग्री कंप्लीट करें और फिर सेटलमेंट लें। अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं? फ़िनलैंड में तो बहुत सिंपल है कि आना है, आपने कोई भी रेस्टोरेंट की जॉब पकड़ी, 4 साल पूरे किए। तो एक अच्छी चीज़ है, और लेकिन मसला क्या है कि लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। अब यूके में इंग्लिश पढ़ है और सारी ज़िंदगी आपने इंग्लिश पढ़ी होती है, तो फिर भी इंग्लिश का इश्यू भी नहीं है, लैंग्वेज का भी इश्यू नहीं है। फिर लोग क्यों नहीं सेटल हो पाते? क्या क्या रीज़न्स है? क्या लोग अ सुस्ती करते हैं? क्या वजह है? आप इर्द-गिर्द क्या देखते हैं? लोग कैसे नहीं, चीज़ों को लेके एक्चुअली चल रहे होते हैं, नवाज जहाँ भाई पे ऐसे ये है दूसरा कि वो जी जी, जी। एक्चुअली नवाज भाई ऐसे है कि जिस दिन मैं आया था ना, जिस घर में आया था एज अ स्टूडेंट, हुँ, वहाँ ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही थे। तो जिसमें से 4 स्टूडेंट्स की तो डिग्री ही नहीं हुँ, पास हुई। हुँ, वो हुँ, नॉन सीरियस थे, हर वक्त जॉब करते थे, हर वक्त सुबह शाम वो बस पैसे कमाने के हुँ, पीछे लगे रहे। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो हुँ, असाइनमेंट्स बाहर से बनवाते थे। हम हुँ, मैंने इधर मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देखे हैं जो आते हैं, वो इस मकसद के लिए नहीं आते कि हमने इधर कोई प्रोफेशनल जॉब लेनी है, वो इस मकसद के हुँ, लिए आते हैं कि यार इधर बस सेट होना है, किसी तरीके से हम इधर रह जाएं। और बिल्कुल। दूसरा, यहाँ फीसिस का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो हुँ, ये भी एक मसला है, क्योंकि स्टूडेंट आता है, अब अगर वो हुँ, इधर रेस्टोरेंट में काम करता है तो उसको कैश ऑन हैंड मिलते हैं 6 पाउंड, हुँ, 5 पाउंड 6 पाउंड से वो स्टार्ट करता है। हुँ, तो हुँ, उस सूरत हाल में उस बच्चे ने, बेचारे ने, फीस भी बनानी है। ठीक है, हुँ, फिर स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, तो हुँ, वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, उसके लिए स्टडी के ओके। लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वो क्या करता है, हुँ, वो फिर काम ही करता रहता है। बिल्कुल, ये बैलेंस तो इन कंट्रीज़ में करना है। पाकिस्तान में तो हम सिर्फ़ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सिर्फ़ जॉब करते हैं। हम जी चीज़ें ज़्यादा पैरेलल नहीं लेके चलते। जी लेकिन जी यहाँ जी पे तो वही कामयाब है जो पैरेलल लेके चलेगा, वो और जॉब भी करेगा, वो स्टडी भी करेगा,
अगर जी, वो इंग्लिश कंट्री में नहीं है तो इंग्लिश में लैंग्वेज भी सीखेगा, नॉर्वेजियन है जी, या स्वीडिश जी, है जी, या फिनिश है, जो भी तो जी, चीजों को जी, पैरेलल लेके चलेगा, तो ये तो करना जी। पड़ता है। फिर वो हम्म, कुछ इधर ऐसे हैं जो शादी के चक्करों में पड़ जाते हैं, कोई हम्म, गोरी मिल जाएगी तो उसके साथ शादी कर लेंगे, हाँ, वो तो पेपर बन शॉर्टकट जाएँगे। मांगता था। हाँ जी, तो ये शॉर्टकट कम ही काम करते हैं, हम्म, तो इसके लिए थोड़ी-सी लक चाहिए, मेहनत चाहिए और हम्म, बहुत मुश्किल है कि आप मतलब कि शादी के थ्रू, क्योंकि वो भी इन्होंने अब पॉलिसी चेंज कर दी है। वो ये नहीं है कि आप शादी कर लेंगे तो उसी वक़्त ये आपको नेशनैलिटी दे देंगे। हम्म। जैसे फिनलैंड में एडमिशन स्टार्ट होते हैं दिसंबर से जनवरी में, एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल में जाके 6 यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करना होता है और बड़ा सेंट्रलाइज है, बहुत सिंपल है, एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, आपने पासपोर्ट डिटेल देनी है, आपने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं, 6 प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं और 6 के 6 एक ही एप्लीकेशन में पोर्टल में दिसंबर और जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट डेट्स आगे पीछे होती है, ठीक है। जमा हो जाती है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है और अप्रैल में या मार्च में आपको एडमिशन अनाउंस हो जाते हैं और फिर आप वीजा फाइल कर देते हैं। अब यूके में क्या है? यूके में यूके में बेसिकली 3 क्वार्टर्स होते हैं। जनवरी जी। इनटेक होता है, उसके बाद मई इनटेक होता है, फिर सितंबर इनटेक होता है। हुँ, और जिस तरह पहले हम नॉर्वे में अप्लाई करते थे या ये फ़िनलैंड है हुँ, या जर्मनी है, इसमें क्या होता है, इसमें एक उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ आप सिंपल सारी लिस्ट ऑफ हुँ, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आप अप्लाई कर देते हैं। हुँ, यूके में ऐसा नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उनकी हुँ, वेबसाइट्स के ऊपर जाना पड़ता है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक आप टारगेट बना लें कि आपने हुँ, कौन-कौन से इलाके में जाना है और उस हुँ, इलाके की यूनिवर्सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर लें और डेली हुँ, एक-एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते रहें। तो आप हुँ, ऑफ़िशियली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे जाके अप्लाई हुँ, करेंगे। अप्लाई करना ऐसे होता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी हुँ, पासपोर्ट होना चाहिए और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनको वो लीगलाइज़ या उनको वेरिफ़िकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुँ, उनको नोटराइज़ करवा लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ उसकी भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि यूरोप में ऐसे है कि वो हुँ, वेरिफ़िकेशन माँगते हैं आईबीसीसी की हुँ, और एचईसी की। लेकिन सही यहाँ कह रहे ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है, यहाँ आपने सिर्फ़ डिग्री लेनी है, डिग्री लेके आपने सिंपल हुँ, उनको स्कैन करके चढ़ा देना है और फिर एक हुँ, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। वो इंग्लिश हुँ, इंटरव्यू होता है, वो जर्नल सा होता है, उसको पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है फिलहाल। उसमें हुँ, जर्नल सवाल होते हैं, मसलन आप यूके हुँ, क्यों आना चाहते हैं? हुँ, आपने कौन-सा कोर्स सेलेक्ट किया है? आपके फ्यूचर हुँ, प्लान क्या हैं? और हुँ, ये डिग्री आपको क्या फ़ायदा देगी? आप पहले हुँ, किस फ़ील्ड में हैं? अब ये वाली हुँ। फ़ील्ड किस ये लिए यूनिवर्सिटी थोड़ा-सा वो इंटरव्यू लेती है, जी, ये जी, यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू, क्योंकि पहले होता हुँ, था आइट्स, लेकिन अब हुँ, इन्होंने आइट्स खत्म कर दिया है। अच्छा, तो आइल्स ये खत्म कर दिए। हाँ, अब इन्होंने आइट्स खत्म कर दिया हुआ है। तो आप हुँ, डायरेक्ट मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, अगर तो यूनिवर्सिटी आपसे हुँ, सैटिस्फाई है, आपकी इंग्लिश से सैटिस्फाई, ठीक है, अदरवाइज़ हुँ, 2-3 टेस्ट हैं, एक डिलिंगो है, हुँ, या हुँ, आपने वो पास करना होता है या एक पीटीई है, आपने वो पास हुँ। करना होता है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएँ कि फ़िनलैंड में जो फ़ीस है ना, वो वेरी करती है 6 से 6,000 यूरो पर ईयर से लेकर 10 तक जाती है, लेकिन एवरेज मैंने देखा है स्कॉलरशिप यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं फ़िनलैंड में, तो ऑलमोस्ट 6,000 8,000 यूरो पर ईयर के लोग पे करते हैं फ़िनलैंड में। और कुछ को तो स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्कॉलरशिप में काफ़ी जनरस हैं, तो कुछ को तो बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन में भी आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली को स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन फिर भी 5-6 हज़ार यूरो पर ईयर फीस पे करनी पड़ती है, मोस्टली जी, एवरेज की बात कर रहे हैं। वहाँ पे ट्रेंड क्या है? वहाँ कितनी जनरल स्टूडेंट्स कितनी फीस पे करते हैं पाउंड में? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फीसेस नॉर्मली 11,000, 12,000, 16,000 इनके दरमियान-दरमियान है। हुँ, पर यानी ईयर। 9,000 से हुँ, जी, जी, 9,000 से 11,000 या 16,000 तक आप रख लें। हुँ। कम से और कम जो है मोस्टली 9,000 है, इनके जो कम कोर्सेज़ हैं, जैसे हमने पहले अप्लाई किया था ना यूरोप हुँ, में, तो 2 साल का होता है कोर्स। इनके हुँ, नॉर्मली कोर्सेज़ 1 ईयर के होते हैं, 1 मास्टर्स ईयर, का। जी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 9,000 यूरो कम से कम फीस ज़हन में रखे कोई स्टूडेंट जो आ रहा है। जी, जी, जी। कि पहले तो होता था ना कि लोग हमारे वक़्तों में या पहले लोग होते थे बैचलर के बाद मोस्टली मास्टर में आते थे। अभी ट्रेंड थोड़ा पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही है। ट्रेंड हुआ है कि लोग एफएससी, एफए, आईकॉम के बाद कहते हैं बैचलर में ही हम बच्चों को बाहर भेज दें, वो पहले ही सेट हो जाए, क्योंकि बैचलर के बाद मास्टर करेंगे, फिर कब जाएँगे?
तो वो जितनी जल्दी बाहरी कंट्रीज में चले जाएंगे उतना जल्दी लर्न करेंगे और सिस्टम में अपने आप को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फिनलैंड में तो बैचलर में भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्वीडन में भी आ रहे हैं। इंग्लैंड में क्या है, यूके में क्या है, बैचलर में भी लोग आना चाहते हैं, एडमिशन हो जाएंगे, लोग आते हैं। बच्चों के वीज़े बिल्कुल लगते हैं और बच्चे आते भी हैं, लेकिन वो एज बहुत अच्छी है आने के लिए। उसमें क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो पॉलिश हो जाती हैं, आपको एनवायरनमेंट समझने में आप छोटी एज कच्ची एज होती है तो चीज़ें जल्दी बंदा समझ जाता है। लेकिन उस बच्चे के लिए ये इंतहाई क्रूशियल और टफ टाइम होता है, क्योंकि यहाँ जो बैचलर्स है उसकी फीस मिनिमम 10,000 है पर ईयर। तो उसकी बेचारे की एज भी थोड़ी होती है, तो उसको रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ता है। मोस्टली जो पाकिस्तान में लोग, आपको पता है कि मिडिल क्लास से ही हैं और वो उनके ख्वाब भी हैं बाहर पढ़ने के, बाहर सेटलमेंट के। हम लोग भी मिडिल क्लास से थे, हम भी चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू आता है फंड स्टेटमेंट का। चले फीस आपने पकड़ पकड़ा के जमा करा दी और बाकी फिर आपने कहा कि अगले साल की फीस वहां जाके मेहनत करके कमा के दे दूंगा। अब फंड चाहिए होते हैं वीजा लगवाने के लिए। अब फिनलैंड में रिक्वायरमेंट है 7,000 यूरो, तकरीबन 15-16 लाख बनते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट ज्यादा नहीं है। आप किसी से भी अपने ब्लड रिलेटिव या किसी से भी आप स्पॉन्सर करवा के 16 लाख अपने अकाउंट में रखवा के तो आपका वीजा लग जाता है। फिनलैंड में ये कि एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन आगे वीजा लग जाता है अगर आपके फंड ठीक हो। फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, 1 साल के फंड शो करने और वीजा आपको 2 साल का, अगर मास्टर 2 साल का तो 2 साल का वीजा मिलेगा, बैचलर 3.5 ईयर्स का तो पूरी डिग्री का वीजा मिल जाएगा, आपको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा हर साल। तो ये एक अच्छी बात है फिनलैंड में। अब ये थोड़ा गाइड कर दे कि यूके में या इंग्लैंड में फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, कम है, लोग मैनेज कर लेते हैं मिडिल क्लास वाले। बेसिकली अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशंस पे जाए ना तो जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितनी आप फीस जमा करा देते हैं उसका रिमेनिंग प्लस इधर के 1200 पाउंड पर मंथ एक्सपेंसेस। तो 1200 उसको पर आप 1200 को आप मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ, प्लस जितनी आपकी फीस रहती है तो वो नियरली कोई मेरे ख्याल में 15-20 हजार मतलब कि अप्रोक्सीमेटली लगा लेते हैं 20,000 पाउंड। तो 20,000 पाउंड को आप मल्टीप्लाई कर ले जो पाकिस्तान का रेट चल रहा है, तो ये बात चली जाती है 45-50 लाख तक तकरीबन। और अकाउंट ओपन करवा के उसमें 28 दिन के लिए सिर्फ आपने वो बैंक अकाउंट शो करवाना है। जब एक आपने मंथ। अकाउंट, हाँ जी, इसमें प्रोसेस ये है ना, पहले आप एडमिशन मंगवाएं यूनिवर्सिटी से, एडमिशन मंगवा के अपना टीबी टेस्ट करवाएं, टीबी टेस्ट करवा के आपने वीजा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपको जिस दिन वीजा अपॉइंटमेंट मिलनी है, ठीक है, उससे पीछे जिस दिन यानी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने जाना है उससे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट को 28 डेज हो चुके हों। अब थोड़ा वीजा का प्रोसेस बताएं कि आपका इंटरव्यू हुआ, जैसे फिनलैंड में है इंटरव्यू नहीं होता? नहीं, इंटरव्यू नहीं बस आपने होता। दो। जी जी, क्या हाँ वीजे जी, का प्रोसेस क्या होता है? वीज़े का प्रोसेस ये है कि आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, आपकी स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए, सब कुछ रेडी होना चाहिए, टीबी टेस्ट होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, बस ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक ठीक है, है। उनको आपने नोटराइज करवा लेना है, कोई आपको वो आईबीसीसी वगैरह इनसे कुछ नहीं करवाने की बस जरूरत। आपने वीएफएस में डॉक्यूमेंट जमा करा देने और 7 दिनों के बाद वीजा लग के आ जाएगा। हाँ, 7 से 12 डेज के अंदर वीज़ा लग के आ जाएगा। अगर कोई बाज़-औक़ात लेट भी हो जाता है क्योंकि ये यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ का कुछ इश्यू बना हुआ है, इस वजह से कुछ लोगों को 1 मंथ या 1.5 मंथ भी लगा है। लेकिन जब हमने अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा तो आ गया था 4 दिन के अंदर। इट्स अ सोर्स यूके ऑफ में भी इनकम और मोस्टली कि वीजा रेशो अच्छी है, वीजे लग जाते हैं। मेरे ख्याल से तो फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, 98% है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है तो बाकी मामलात जो हैं वो फिर परेशानी वाले नहीं है। अब वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है, इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपने समझना होगा। एक, आपके पास फंड नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी ऐसे इदारे में दाखिला ले लेते हैं जो होम ऑफिस के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर अगर आप कोई अपने बिल्कुल ही कोर्स से हट के, बिल्कुल ही कोर्स से हट के थोड़ा सा भी मतलब फर्ज करें कोई एक आधा सब्जेक्ट भी मिलता है तो ठीक है, अगर वो भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही कोर्स से हट गए हैं,
तो उस सूरत हाल में भी वीज़ा ऑफिसर के पास राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये उसके ऊपर है, ये लास्ट है, ये कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिसको वो देखते हैं वो है फंड्स। ये है कि एजुकेशन फ्री टोटली फ्री है, स्कूल टोटली फ्री है बच्चों के। स्कूल फ्री है, हेल्थ भी फ्री है, जो डेंटिस्ट से रिलेटेड है वो नहीं है फ्री, बाकी जो तकरीबन आपकी इंश्योरेंस हुई हुई होती है वो फ्री है। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा आपको वेट में रखते हैं। एजुकेशन फ्री है बच्चों की कॉलेज लेवल तक, उसके बाद फिर आगे ये फीसेस लेते हैं। फीसेस भी आपको जो इधर की कंपनीज़ हैं वो लोन दे देती हैं, तो फिर वो आप उनको लोन वापस कर देते हैं जॉब मिलने के बाद। नहीं, मुझे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा गाइड किया। थोड़ा-सा कंक्लूड करते हैं, तो आप थोड़ा-सा उसमें ऐड करना चाहें। जैसे फ़िनलैंड में लैंग्वेज का बैरियर तो है, लेकिन फ़िनलैंड की पॉलिसी सॉफ्ट है कि आपने कोई भी जॉब करनी है, इनकम की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है। तो फ़िनलैंड की पॉलिसी सॉफ्ट पॉलिसीज़ हैं, आप नेशनैलिटी ले लेंगे, पीआर ले लेंगे, सेटल हो जाएँगे। लेकिन ऑन द अदर साइड लैंग्वेज की वजह से थोड़ा-सा स्ट्रगल कर सकते हैं आप। लेकिन इंग्लैंड में इंग्लिश की इतना इश्यू नहीं, लैंग्वेज की वजह से नहीं, आप ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, क्योंकि आप लोगों से इंग्लिश बोलेंगे और आप एन्जॉय करेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड थोड़ा-सा ये है कि आपको प्रोफ़ेशनल जॉब ढूँढने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और थोड़ा-सा रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्व है और थोड़ा-सा टाइम पीआर और नेशनैलिटी के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा फ़िनलैंड से लग सकता है। लेकिन लैंग्वेज है, इंग्लिश है जो आपको आती है, सारी ज़िंदगी पढ़ी है, तो थोड़ा-सा आप मेंटली थोड़ा-सा आप कम से कम थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड पुरस्कून रहेंगे। तो जी, दोनों जी। साइड पे प्रोस एंड कॉन्स हैं। हाँ जी, हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यूके ज़्यादा बेहतर है। ठीक उसकी है जी। एक और वजह ये है कि यहाँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ओके, ज़्यादा है बिल्कुल। बिल्कुल। और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट ही करना चाहेंगे, अगर उनको कोई मौका मिलता है यूके आने का, तो उनको आना चाहिए, यहाँ पे डेफ़िनेटली। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फ्यूचर्स हैं जी, लोगों जी, के। बिल्कुल। डेफ़िनेटली उनको यहाँ आना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा-सा पहले अपने 2 साल माइंड बना के आएँ कि हुँ, मैंने काम करना है, जिस तरह मज़दूर नहीं हुँ। काम करता, इस तरह मैंने यहाँ वहाँ जाके काम करना हुँ, है। तो जी, बिल्कुल ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इनको कहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, कहाँ स्कॉलरशिप मिलता है, हाँ कहाँ जी, कम फीस पे करनी पड़ती है, क्या उनके बिल्कुल। उनके स्टैंडर्ड्स या उनके प्रोफेशनल हाँ गोल्स जी, क्या हैं। अगर हाँ आप जी, कहीं पे पाकिस्तान में स्टक हो गए अपनी जॉब में या आप ऐसे एनवायरनमेंट में स्टक हो गए कि आप खुल नहीं पा रहे, आप चाहते हैं कि चेंज आए, तो आप बेहतर है बाहर के मुल्क में आएँगे, तो बहुत बरकत पड़ेगी अल्लाह ताला की तरफ से और आप जी, जी, मेहनत बिल्कुल, करेंगे, तो आप बिल्कुल। दोबारा से अपनी लाइफ़ को स्टार्ट कर सकते हैं पॉज़िटिव वे हाँ में। जी, क्योंकि अब आजकल पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, तो जिसको अपॉर्च्युनिटी मिले उसको बाहर जाना चाहिए और जी, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहीं भी आपको सफ़र करना पड़े तो करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल। तो सबको हम लोग गुड लक करते हैं और सलाम भाई अगेन वन्स अगेन बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो थैंक अल्लाह हाफ़िज़, आप जज़ाक